हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया वीडियो ये बताने के लिए कि इस समस्या को मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आप इस वीडियो में जानिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आपको किसी तरह से हेल्प कर दे और हो सकता है जीवन में कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले। और अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो उस इंसान के लिए शेयर में जरूर जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां आपका मन करे, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में, जहां लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है आज के समय में आप सब, मैं भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और हमें इसको डील करना आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी बात पे बात करने वाली हूँ। सब्जेक्ट ऐसा है जो आप और मैं आज के समय में बहुत ज्यादा फेस करते हैं, वो है हमारी बालों की हेल्थ। हेयर लॉस और हेयर की क्वालिटी, ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में मतलब हम फेस करते हैं। और ये समस्या हमारी ऐसी है जो हम में से तकरीबन हर किसी को और हर एज को आज के समय में इफेक्ट कर रही है। बेसिकली मैं इस बारे में इसलिए कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में अपने रेस्क्यू जर्नी को शेयर करने के लिए बहुत कुछ किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी जर्नी को। एक्चुअली आप डिफरेंट जब एजेस में होते हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के, हेयर क्वालिटी के खराब होने के। अब 100% तो देखिए सोल्यूशन आपको, वंस द थिंग हैज गॉन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट मतलब आप उसको 100% वापस और नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप सिचुएशन को एक नॉर्मल करने के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बीता हुआ समय जैसे नहीं आ सकता, वैसे बहुत सारी चीजें जो जा चुकी हैं वो आप रीगेन 100% कभी नहीं कर सकते। पर अगर कोई समस्या ऐसी है जो किसी कारण से हो रही है तो आप उस पर काम कर सकते हैं और थोड़ा रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। मैंने भी कुछ ऐसा किया। तो पीछे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं जो है अभी इसी साल इन द सेंस विद इन अ 1 ईयर पीरियड 2025 के अंदर जो है वो, आज से अगर आप पीछे चले जाएंगे 1 साल पीछे, तो मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरा बेबी जो है वो बोर्न हुआ था। ये मेरी 3rd डिलीवरी थी। तो इसके साथ मेरे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। लेकिन उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हर महिला के साथ आती है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो उसकी डिलीवरी से ही रिलेट नहीं करती है, वो उसकी किसी भी एज में हो सकती है। सबसे पहला हार्मोनल इम्बैलेंस आता है जब टीनेज होते हैं। ये वो एज होती है जब पे लड़के और लड़कियां सबको इफेक्ट होता है, सबके अंदर प्रॉब्लम आती है। आपकी मुहासे आ जाएंगे, या हेयर फॉल आ जाएगा, या आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, या हाइट के ऊपर इंपैक्ट होगा, डल स्किन हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी। पहला टीनेज के अंदर आपको ये फेस होती है। दूसरी बार जब आते हैं, जब आपकी मैरिज होती है, दोनों में, लड़के और लड़की दोनों में ही आता है। लड़कियों में थोड़ा ज्यादा आता है क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो वो आपका पूरा डीएनए है, वो कुछ ऐसा है कि लड़कियों को ये वाली समस्या ज्यादा फेस करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अब चलते हैं आगे। अब आती है जब जर्नी, जब आप मैरिज के बाद मदरहुड या फादरहुड पे आते हैं, तो मदरहुड ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फादरहुड में उतना इफेक्ट नहीं होता। अब ये इंडिविजुअल जर्नी हो जाती है, फीमेल्स को ज्यादा इफेक्ट होती है। अब आप कहेंगे कि फीमेल्स के फिर बाल जो है वो ज्यादा होते हैं और फीमेल्स का जो है हेयर पैटर्न अलग होता है। ऑब्वियसली उनके बाल छोटे हैं, उनकी विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी और वो उनका हेयर लॉस भी ज्यादा दिखता है। महिलाओं के बाल लंबे होने की वजह से उनका हेयर लॉस थोड़ा कम विजिबल होता है, लेकिन दोनों को ही होता है। अब चलते हैं महिलाओं की साइड में थोड़ा ज्यादा। पर पुरुष भी जो है इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं क्योंकि जो रेमेडीज मैं आगे बताऊंगी वो पुरुष भी ले सकते हैं। उनके ऊपर ये कोई साइड इफेक्ट के बिना वो अपने आप को किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पे अपने आप को इस चीज के लिए सेव कर सकते हैं फ्रॉम दी प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। अब महिलाएं जब मां बनती हैं, फर्स्ट हार्मोनल इंबैलेंस सबसे पहले स्ट्राइक करता है। अब वो फर्स्ट टाइम मदर, चाहे वो कभी भी बने, किसी भी एज में बने, उनकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। उनके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ही मतलब एक डी कोड टू कोड में आ जाता है। अब उनकी जो है सिर्फ डिलीवरी के बाद बिफोर डिलीवरी का न्यूट्रिशन और आफ्टर डिलीवरी का न्यूट्रिशन का बैलेंस करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें जो है पोस्टपार्टम जो आपका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो एवरीबडी इज देयर टू केयर। मैडम को सीट भी दे देंगे, वो लड़की को जो है वो खाना भी ऑफर करेंगे, अच्छा खिलाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बेबी को देने के पर्पज से होता है। लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है तो मदर को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि अब क्या जरूरत है तुम्हें किसी भी चीज की। शायद 1 महीना हद से हद उसको केयर मिलती है, उसके बाद जो है उसको ये मान लेते हैं कि अब तो क्या जरूरत है। बट ऐसा नहीं होता है भाई। महिलाओं का शरीर जो कुछ भी उसने लॉस किया, लीटर्स ऑफ ब्लड एंड दीज मूड स्विंग्स, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और मूड स्विंग्स के साथ साथ में टेस्ट चेंज, इन सब में जो है वो परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है उसका। और वो 1 साल तक कम से कम इन सबसे रिकवर करती है। तो जो भी मदर्स फर्स्ट टाइम बनी है या जिनके भी घर में मदर्स या घर में जो भी महिला फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उनका इस चीज के लिए ध्यान रखिए कि पोस्टपार्टम जो पार्ट है उस पर बहुत फोकस करिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सिम्टम आते हैं मेल न्यूट्रिशन के, और आपके हेयर फॉल बहुत होता है, थायराइड का इशू हो जाता है, शुगर का भी इशू आ जाता है। ये सब बीमारियां इनवाइटेबल होती हैं। अब मैं इसीलिए कह रही हूँ पुरुषों के लिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि फादरहुड में ये बीमारियां आपको नहीं मिलती, मदर्स को मिलती हैं ये। तो यहाँ पे ये हेयर लॉस का कारण बनता है। फिर सेकंड डिलीवरी के टाइम में फिर से हार्मोनल इंबैलेंस। अब उसके साथ साथ मदर की एज भी बढ़ रही है क्योंकि सेकंड चाइल्ड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30s के अराउंड में होता है।
तो 30s के अराउंड में जब सेकंड चाइल्ड होता है तो आपकी एज भी तो बढ़ रही है, तो आपके अंदर जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है न्यूट्रिएंट्स को लेने की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पुरुषों में भी कम होती है। 30s में जो भी आदमी है, पुरुष हैं, उनके साथ भी इशू आएगा, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है। इसकी वजह से डॉक्टर उनको मल्टीविटामिन का रिकमेंडेशन देते हैं। पर महिलाएं सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करती हैं कि वो कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को इग्नोर करती हैं। फिर अब अगर भगवान ने चाहा या आपकी इच्छा दोनों मैच कर जाए तो आपको थर्ड प्रेगनेंसी भी आप ले सकते हैं। अब मैंने थर्ड प्रेगनेंसी ली है इसीलिए मैं कह रही हूं। वैसे ऑलमोस्ट लाइक थर्ड प्रेगनेंसी लोग अगर करते हैं तो 35 तक कर लेते हैं। मेरा थोड़ा केस डिफरेंट था, मेरी लाइफ जर्नी अलग है, तो मेरी जो थर्ड प्रेगनेंसी वो मेरी 40s में है, बट इट इज नॉट बैड। तो मेरी 40s के अंदर जो मेरी थर्ड डिलीवरी आई वो अपने आप में बहुत क्रूशियल इसलिए हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे आपकी नेचुरली भी जब हम हाफ ऑफ द एज में पहुंचते हैं, हमारी बॉडी एक बार अपने हार्मोनल इम्बैलेंस से ऑटोमेटिकली आती है, चाहे आप माँ बने ना बने। लेकिन मेरे पास यहाँ डबल प्रॉब्लम थी। एक तरफ मैं माई ओन, मेरा बच्चा हुआ है, ठीक है, डिलीवरी का पोस्टपार्टम पीरियड, साथ में मुझे हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। अब इसमें बच्चे को दोष नहीं है ना ही डिलीवरी को है, लेकिन ये एक उसके साथ में जुड़ के क्या हो गया, मेरी समस्या दुगनी होगी। तो इसमें किसी को दोष ना देके मैं सिर्फ कह रही हूँ ये एक सिचुएशन है, आपकी लाइफ में आ सकती है। और साथ में ये मोनोपोज का भी टाइम शुरू हो जाता है। आफ्टर 40s अगर आप देखेंगे महिलाओं में जो पीरियड्स आने का टाइम है वो भी ऊपर नीचे होने लग जाता है। ये मोनोपोज की तरफ बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं, यानी जो पीरियड साइकिल्स है आपके वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। क्योंकि 50s में आते आते आप देखेंगे जो आपका पीरियड साइकिल है वो आपका डिस्टर्ब इतना हो जाता है, कई बार तो लोगों को पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं महिलाओं को। तो ये एक बड़ी चीज है, ये सिम्टम है, ये कारण भी है आपके साथ। अब मैं आपको पूरा इसलिए बताया मैंने फ्रॉम स्टार्टिंग ये 40 ईयर्स। अब बीच में मेरे वीडियो बनाते बनाते ये उठ गया है, तो ये रहा माय सन। तो इसकी बात करते शायद सुन लिया इसने तो ये आ गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ ये डब्बी बंद है तब दे रखी मैंने इसको, चलो खेल लिया। अब यहाँ पे बात ये है कि मैं आपको इतने लंबे सालों के बारे में क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है आप इनमें से किसी न किसी साल के बीच में हो तो अपने आप को कॉरिलेट कर पाए। समस्या को जो है सॉल्व करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पर किस कॉम्बिनेशन में खड़े हैं, तभी हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। अब इसमें एक चीज और है कि आपका जो फूड इंटेक है उसमें क्या आप खा रहे हैं, कहाँ आप रह रहे हैं, ये इन सब चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी जर्नी आपकी रहती है, साथ ही आज के समय में आप ले लोगे ना 40s, मेरे लिए थोड़ा हो सकता है आपको अलग लगे कि 40s में मदर बनना हो या थर्ड टाइम मदर बनना, लेकिन आज की जनरेशन जो कहेंगे जिनकी अभी मैरिजेस हो रही है पिछले 5 साल में लगा लीजिए, तो क्योंकि लोग अपने अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर एम ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं, तो उनकी शादियां ही 30s के बाद हो रही हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड 35 में हो रहा है, सेकंड चाइल्ड उनके 40s में हो रहा है। ये भी एक चीज है। अब इसमें एक बुराई नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आप की एज जो है वो इन सब चेंजेस के लिए कितनी तैयार है, ये आप मेडिकली कितने फिट है, ये भी तो मैटर करेगा ना। अच्छा, तो दीज आर द थिंग्स विच आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड विच इफेक्ट्स योर लाइफस्टाइल, एंड देन वो इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है। अगर आप देखोगे तो इम्प्योरिटी हमारी लाइफ में इतनी है, पहले जेनेटिकली सफेद बाल 1-2 सर में होते थे, और आज के समय में आप देखो तो लोगों के सफेद बाल जल्दी हो जाते हैं। ग्रे हेयर की एक समस्या है, इससे और कुछ नहीं, बस बूस्ट मिलता है उन कंपनीज को जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आई होप आप अपने आप को अभी तक किस कैटेगरी में, किस एज में, कहां पर पाते हैं, ये आपने सोच लिया होगा। अब समस्या मेरी इतनी ज्यादा थी, सॉल्यूशन से बीच में एक लाइन में बताती हूँ क्या एक्सट्रीम मेरे पास समस्या थी। जब मैं कॉम करती थी ना, लिटरली मेरे कॉम में मेरे बाल कम से कम भी 30 से 40 बाल टूट रहे होते थे, और पूरा दिन में अगर मैं 2 बार कॉम कर रही हूँ ना तो समझ लीजिए क्या एक्सट्रीमनेस थी। मतलब मुझे सीरियसली, मैं ऐसे फोटो खिंचवाती थी, मैंने ऐसे करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा स्कैल्प मेरी दिखने लग गई। एंड मेरे कुछ जो मेरे शुभ चिंतक हैं उन्होंने मुझे कहा कि आपको सच में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। पहले मुझे लगा ये एक नॉर्मल होता है क्योंकि मेरी पिछले 2 प्रेगनेंसीज में भी ये हुआ है, बट मैंने उसको रिकवर किया, पर मैंने इतना फोकस कभी नहीं किया। पर अभी जो है मेरा 40s का हार्मोनल इम्बैलेंस इतना खराब हो गया कि मुझे सोचना पड़ा, क्योंकि भाई अब जो है इतना मैं वो इंटेक नहीं कर रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एक कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ऐसे में इस बारे में मैं गई कंसल्ट करने के लिए, डॉक्टर के पास गई थी मैं। कंसल्ट जरूर करिए आप लोग भी, कंसल्ट करना, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो मुझे डॉक्टर ने पहले बोला, उन्होंने जैसे मेरी एज पूछी तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि देखिए एक की बालों की ना एज होती है, एक पर्टिकुलर एज होती है, अगर उसके बाद जो आप देखेंगे तो हर 1-10 साल में आपको एक एक्सट्रीम हेयरफॉल सहना पड़ता है, वो नॉर्मल होता है क्योंकि वो एज हटेगी और फिर आपके न्यू हेयर आते हैं। पर समस्या तब होती है जब आपके न्यू हेयर नहीं आ रहे हो। अगर न्यू हेयर आ गए हैं देन ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉर्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर न्यू हेयर नहीं आ रहे तो भाई मामला गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली, तो एक काउंसलिंग उन्होंने मुझे करी कि भाई देखो ये इन चीजों से हो सकता है। तो वो मुझे एक मॉरली बहुत सपोर्ट मिला उसका, और मैं पॉजिटिव सोचने लगी कि जो मैं कर सकती हूँ वही तो कर सकती हूँ, उससे ज्यादा तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगी। इससे एक चीज क्लियर हुई, फर्स्ट यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, यू हैव टू कीप योर मूड ओके। यू कैन नॉट बी लाइक टेंशन में बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यू कांट डील एनीथिंग, यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फिर मैंने अपना मूड का पहले इस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला एंड बिकेम लाइक कि मेरा मूड ठीक रहने लग गया। हेयर प्रॉब्लम वही थी,
पर मूड से एक चीज अच्छी हो गई कि अब मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था उससे, कि मैं सिर्फ वही नहीं सोच रही थी कि रोज नहाने के बाद नाली पे कितने बाल हैं, मैं रोज उसको साफ कर देती थी ताकि मेरे दिमाग में ना बैठे और उससे वो दिखे ही ना मुझे, तो समस्या दिखनी थोड़ी मेरी इस तरीके से हेल्प हुई। अब आगे बात करें कि भाई मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, तो मैं सोचने लगी कि क्या चीजें जो हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए जरूरी है। सबसे पहला आपका स्कैल्प बहुत क्लीन रहना चाहिए। तो मैं स्कैल्प तो मेरा क्लीन रहता है, लेकिन वैसे मैं बता दूं आपके हेयर्स के ऊपर आप वो जो रेमेडीज करते हैं ना हेयर डेंड्रफ वाली, जैसे मेथी दाना का पानी है या रोजमेरी का पानी है, नीम का पानी है या नीम ऑयल का यूज है, उसको स्प्रे करिए, बहुत मसाज मत करिए, आप बस स्प्रे करिए एंड देन यू कॉम ऐसा कॉम जिससे मतलब आपको होती है ना खुजली कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको फील हो, उससे करिए। उससे क्या होगा, आपका स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ जो डेंड्रफ का मेन पर्पज है, डेंड्रफ जिस चीज से हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। नीम ऑयल इज द बेस्ट वन, मतलब ये कोई वो नहीं, ग्रोथ के लिए नहीं, ये स्कैल्प के इन्फेक्शन को पहले दूर करिए। फिर आते हैं फूड इनटेक। आपको प्रोटीन रिच, मिनरल्स रिच ये खाना आपको अपना करना पड़ेगा। रोटी और चावल के अलावा, रोटी चावल को आप पोर्शन कर दीजिए, पूरे खाने में आपका सिर्फ 20%, बाकी चीजें सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स ये लीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ग्रो करते हैं ना तो धीरे धीरे हम ऐसे सोचते हैं कि जितना मतलब भूख मिट जाए उतना खाओ। भूख तो मिटाओ, लेकिन अपने खाने की क्वालिटी को चेक करिए, क्या खा रहे हैं आप, आपका न्यूट्रिशन वहां से बेसिकली फर्स्ट आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं, उस टाइम आपका हो सकता है उस एज में हो जब आपका एब्जॉर्प्शन नेचुरली बहुत कम हो जाता है, यानी खाने से न्यूट्रिशन ही आप नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाइए। अब ये सप्लीमेंट्स क्या है, देखिए मैं कुछ भी केमिकल नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं मेरे बेबी को फीड कर रही थी, ऐसा में मैं क्या करूं। और वैसे भी जो दवाइयां होती है वो बहुत गर्म भी होती हैं, आप लेंगे तो आपकी बॉडी पे रिएक्शन भी कर सकती है। तो मैंने ऑप्शन चूज किया कि मैं इंग्लिश या मेडिसिन की बजाय आयुर्वेदिक पे जाती हूँ, जो मुझे खाने के न्यूट्रिशन की तरह मिले। सबसे पहले मेरे बेटे ने सारे बॉक्स नीचे गिरा दिए, मैंने दिखाती अभी, खैर मैं अभी दिखा दूंगी उठा के। तो बेसिक में जाएंगे, जैसे थैंक यू नहीं यही डिब्बा लिया। पहले मैंने चेंज किया है, वो लेना शुरू किया, ये मोरिंगा का कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए आप, पाउडर, गोली, हमें गोली यूज करिए, कैल्शियम से भरी हुई है और बाकी मिनरल्स भी इसमें बहुत सारे हैं। तो मोरिंगा का कोई भी फॉर्म है आप वो लीजिए, बस अपना एसिड वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एसिड अगर ज्यादा हुआ तो इसको थोड़ा सा कम लीजिए, लेकिन लेना शुरू करिए। ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं वो लीजिए। फिर आपकी कौन सी जड़ी बूटियां हैं हमारी जो हेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो बालों को काला भी रखती हैं और उसको ग्रोथ के लिए, जिसका शैम्पू बनता है। तो अपने शैम्पू को चेंज करिए बाद में, लेकिन पहले उनसे रिलेटेड न्यूट्रिशन को लीजिए। जैसे आप देखेंगे शैम्पू की बोतल जो आयुर्वेदिक की होगी ना, उनके ऊपर फोटो होते हैं, भृंगराज, ब्रह्मी, आंवला, ये सब। तो आप पहला आंवला आपकी बॉडी में जाना चाहिए, आंवला बहुत प्रोमिनेंट होता है, आंवला जाना चाहिए, कोकोनट जाना चाहिए, आपका जो दूसरा ब्रह्मी, भृंगराज, इनका भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो है वो आपकी बॉडी को लगना चाहिए। ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्ब्स हैं। सर्दियों में तो आप इनमें से कुछ भी खा लीजिए, सब आपके शरीर को लगेगा, लेकिन ये सिंपल बात है, आपकी फूड के अंदर इनका इंटेक जाना चाहिए। तो ये सब मैंने सर्च करी, जितने भी ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो प्योरली हर्ब्स हैं, छोटे छोटे आपको स्टार्टअप बहुत मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ सर्च करी तो एक सेसा की थी, ओजीवा की थी, और भी बहुत आपको मिलेंगे। आप जरा सा सर्च करेंगे, आप एक इस पे जाइएगा, सिर्फ ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाइएगा, तो वहां पे सप्लीमेंट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारी कंपनियां इन पे है। लेकिन आप सर्च करेंगे तो ही आप पा पाएंगे, कोई वरना फोन के ना, फोन हमारी सारी बातें सुनता है, उसके आसपास बोलेंगे तो वो सब फीड में आने लग जाएंगी। तो ये मैंने होली नेचुरल करके मंगवाई थी, आप कोई भी मंगवा लीजिए। मैंने मोरिंगा, हाउ टू टेक मोरिंगा पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिर मैं आपको और जो मैंने हर्ब्स की सप्लीमेंट की वो दिखाती हूँ कि, और ये मैं दिखा, देखो ये सेसा वाली है, ठीक है, ये कोई भी मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मुझे मिली तो मैंने ये यूज करी है, तभी मैं बोल रही हूँ। ये भी सेसा से है, ओजीवा के भी मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, और पतंजलि के भी यूज करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। आयुर्वेदिक किसी दवाई पे आप जाएंगे, किसी भी स्टोर पे भी जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको। एक सीड्स लेना शुरू करिए, पंपकिन सीड, मगज बीज, तिल के बीज, ये सब सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ये आपको ओमेगा 3 या जितने भी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है सीड्स वाली, क्योंकि ये गर्म नहीं होते और आपके शरीर को बहुत लगते हैं। देखो तो तिलहन वाले, तिलहन और दलहन होते हैं ना, तो तिलहन, और प्रोटीन लेना तो दलहन यानी कि दालें कंज्यूम करिए। अब ये मैं देखो, ये 2 मैं ले रही हूँ, इसके अलावा भी मैं 1-2 और मेरे पास है, ये तो मेरे पास अभी 6 मैं दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या क्या है जैसे कंपोनेंट है। अब ये है, ये देखो इस पे फूल बना हुआ है ना, ये हमारी हर्ब है, जड़ी बूटी है, और ये हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। सबसे अच्छी बात तो ये है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें भाई ब्रह्मी, हरतिकी और भृंगराज, अंतमूल, आंवला, गिलोय, तो और बहुत सारी हर्ब्स का तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। फिर बहेड़ा करके है, तो ये सारी देखो इसमें ये बनी हुई है यहाँ पे, ओके। तो ये आप देख सकते हो इसमें, और इस वाली में भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है सारे। तो आप इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि इसमें बहुत कुछ है। जैसे बायोटिन है, बायोटिन का सप्लीमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। बायोटिन का सिर्फ ऐसे ही नहीं है, विटामिन के साथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक विटामिन डी के बहुत ज्यादा जरूरी है, ओमेगा 3 है, ठीक है। डीएचटी ब्लॉकर आपका होना चाहिए। डीएचटी, अगर आपके बाल पतले हैं, डीएचटी ब्लॉकर मस्ट है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। डीएचटी ब्लॉक नहीं होता तो बाल पतले रहते हैं, बाल तो हैं लेकिन पतले हैं, हल्के हो गए हैं, इनको लीजिए आप।
इससे आप ये मत सोचिए कि मेरा एक हफ्ते में ही ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ये जो प्रॉब्लम इकट्ठी हुई है भी तो सालों में हुई ना, फिर इफेक्ट हुआ, फिर दिखा, तो आपकी प्रॉब्लम भी कम से कम 3 से 4 महीने मांगती है ठीक होने में। तो ये सब सप्लीमेंट्स अंदर अंदर से काम करिए, स्कैल्प को क्लीन रखिए, और बहुत एक्सपेंसिव शैम्पूज मत लीजिए, वो आपके किसी काम के नहीं है। लीजिए तो क्लेंजर लीजिए, मैं यहाँ फोटो डाल दूंगी, मैंने एक क्लेंजर यूज किया था कामा का, वो बहुत ही बढ़िया है। और जो आपके शैम्पू हैं आंवला और ये सब जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं, या जो कहेंगे स्टार्टर्स में आपको दिख जाएंगे, वो लीजिए, क्योंकि आपके शैम्पू का और कुछ काम नहीं होता, सिर्फ स्कैल्प क्लीन करना होता है, उससे कोई हेयर ग्रोथ नहीं होती है। ऑयल की मसाज करिए तब जब आपके बाल स्ट्रांग हो जाए, मसाज मत करिए क्योंकि वो बहुत तेज हो जाती है। हल्का सा लगाइए, कॉम करिए, कॉम में ब्रिसल्स वो जो आपको खुजली कर सके, इतने थोड़े से फील होने वाले लगा के सिरम्स लगाइए। सिरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रे वाला वाटर बॉटल बना लीजिए, कुछ रेमेडीज हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। वो कुछ बनाते हैं ना पानी वानी, जैसे राइस का बनाते हैं वाटर, या आंवले को उबाल के उसका पानी, रोजमेरी को उबाल के उसका पानी, वो लगाइए, वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मत लीजिए। ये लीजिए 6 महीने, ये जो टैबलेट्स मैंने आपको दिखाई हैं ये लीजिए। जिंक का आपके अंदर आप जाना चाहिए सप्लीमेंट, तो कोशिश करिए इन पे जाने की। कोई दवाइयां फालतू मत लीजिए, क्योंकि उनसे क्या होगा, साइड इफेक्ट हो गया फिर क्या करोगे। तो आयुर्वेदिक पे पहले जाइए, 4 महीने में आपको जो है रिजल्ट दिख जाएगा, और अगर ना दिखे तो रोक देना भाई, ठीक है। ऑलरेडी भी तो परेशान हो ही रहे हो ना, पर कम से कम शरीर तो बचेगा। और लेकिन मैंने तो देखो प्रूव किया है। अब मैं अगर कॉम करती हूँ, जहां मेरे 30-40 बाल टूटते थे, आज मैं कॉम करती हूँ मेरे 1 या 2 बाल टूटता है, और मेरा न्यू हेयर ग्रोथ भी हो रखा है। देखो ये जो छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं आपको, ये मैं कॉम करती हूँ, ऊपर ऊपर खड़े खड़े बाल दिख रहे हैं, सब न्यू हेयर था मेरा, ये सब न्यू हेयर है। और मैंने कोशिश करी है आपके ऊपर वर्क कर जाए बहुत अच्छा। और अपनी स्लीपिंग आवर्स पूरे करिए, स्लीपिंग आवर्स बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो आपका जो इम्बैलेंस है बॉडी का, वो भी इसमें इफेक्ट करेगा आपके हर चीज को। इसके अलावा विटामिन डी नेचुरली भी लीजिए, धूप में बैठिए, सर्दियों की धूप सबसे अच्छी है, पीट करके बैठ जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीजिए, धूप लीजिए। नहीं तो विटामिन डी का भी एक वो आता है लिक्विड सैशे या पाउडर सैशे, एंड लिक्विड वाला बॉटल आता है, बस घोलिए हफ्ते में एक बार 1 सैशे अंदर। सर्दियां हैं, गाजर का जूस लीजिए, आंवला का जूस लीजिए, जूस जरूर पीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, विटामिन सी, अमरूद बहुत खाइए। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो आप ध्यान रखिए, आप उसके ऊपर नोटिस करेंगे रिमार्केबल चेंज आपके अंदर जो आएगा। पर आप कहेंगे कि बिल्कुल ही चले गए बाल और वो वापस आ जाए, तो वो कोई नहीं ला सकता। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो गया कि नहीं भाई ये तो एक ऐसी चीज है जो सॉल्व ही नहीं हो रही, प्लीज गो टू द डॉक्टर। ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, पीआरपी करवा सकते हैं, लेकिन करिए, कोशिश तो करिए। घर बैठे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। मैंने सेफर साइड लिया क्योंकि मेरा केस अलग है, लेकिन आप आयुर्वेद को ट्राई जरूर करिए। और कोई भी फ्राइड फूड कोशिश करिए ना खाएं, मैदा, फिल्टर्ड, सैचुरेटेड अवॉइड करिए। थोड़ा बहुत खा लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाइए, रेगुलर मत खाइए। हफ्ते में 1-2 बार खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं। उस हिसाब में आप जो है अपना वाटर कंटेंट बॉडी का, लिक्विड का ज्यादा रखिए, तो वो भी पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और पैकेज्ड प्रिजर्वेटिव वाला फूड अवॉइड करिए। आई नो आपका वीडियो ये जो देख रहे हैं बहुत लंबा हो गया है, पर समस्या ऐसी है जो मुझे लगता है नरेट करने में टाइम लग जाता है, जो बताने में टाइम लगता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए हर उस इंसान के साथ जिसको ये समस्या है। हो सकता है इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या उसको एक पॉजिटिव लुक इसमें आए कि वो थोड़ा डिप्रेशन में ना जाए इन चीजों के। क्योंकि जो शरीर, देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं लास्टली बता दूं, सब समस्याओं से दूर आपके परिवार में आपके अपने आपको प्यार करते हैं, आपके बालों के लिए नहीं करते हैं, वो आपके कैरेक्टर से प्यार करते हैं, आपके इंसान की होने की उन सारी खूबियों से प्यार करते हैं जो आप कैरी करते हैं अपने नेचर में। तो सिर्फ अपनी किसी लुक्स को लेके, मेरे सफेद बाल, मेरे गंदे नाखून, या फिर अरे मैं सुंदर नहीं हूं, या वो मुझसे ज्यादा सुंदर, इन सब बकवास बातों को साइड रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछना है आप कैसे दिखते हो, अपनी माँ से पूछिए, आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। अपने पिता से पूछिए, अपने पति से पूछिए, अपनी पत्नी से पूछिए, इसके अलावा किसी से मत पूछिए, क्योंकि ये लोग आपसे प्यार करते हैं। अपनी संतान से पूछिए और किसी से नहीं। बाकी लोग जो है जजमेंटल हैं, ये लोग जजमेंटल नहीं होते। तो अब और सबसे बड़ी बात, शीशे में अपने आप को देख के कहिए भाई तुमसे बढ़िया तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो डिप्रेशन क्या होता है, फिर हमें सारी दुनिया खराब लग जाती है, हर चीज, फिर मूड खराब होता है, फिर घर में हम दूसरों का मूड खराब करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।